हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन का लास्ट का रिजल्ट निकाला था। वो इक्वेशन निकाली थी, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, गामा का वैल्यू निकाली थी। उसी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है त्रिविमीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर इक्वेशन एवं बलों का समावेश। ठीक है, आज का टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है त्रिविमीय निर्देशांकों में निर्देशांकों में त्रिविमीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, इसका अपन फॉर्मूला लास्ट का व्यंजक निकालते हैं। और यह भी आपकी एग्जाम की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूले आते हैं वो आपके आगे वाली इक्वेशंस में डायरेक्ट काम में आएंगे। जैसा कि अपन ने पहले एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण इक्वेशन निकाली थी, उस इक्वेशन का ही उपयोग यहाँ पे त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण इक्वेशन में होगा। और जो छोटे छोटे फॉर्मूले वहाँ पे काम में लिए थे कि ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं एच कट ओमेगा से और संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं एच कट के से, वो जो छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, वही फॉर्मूले यहाँ पे भी काम में आएंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डेरिवेशन के बीच में जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं वो आगे आने वाली यूनिट्स में आपके बहुत काम में आएंगे। तो आपको वो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आगे देखते हैं अपन त्रिविमीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण। इसको सॉल्व करने से पहले अपन देखते हैं कि एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण क्या था। एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण से क्या इक्वेशन आई थी। हमने लिखा था कि एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण स्थिति के सापेक्ष दो बार और समय के सापेक्ष एक बार डिफरेंशियल किया था। वह इक्वेशन क्या कहलाती है, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण से अपन ने लिखा है साइन, वहां पे क्या था x लिया था अपन ने, यहाँ पे स्पेस अपन r लेंगे और r यहाँ पे स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो साइन r वेक्टर कोमा t अपॉन, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू था गामा डेल्टा स्क्वायर साइन r वेक्टर कोमा t अपॉन था डेल्टा आर स्क्वायर, ऐसा वहां पे लिया था। वन डायमेंशन में x की जगह x था, उसकी जगह अपन को क्या रखना है r वेक्टर। x यहाँ पे स्थिति निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, जबकि r वेक्टर यहाँ पे स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। तो एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण ने स्थिति को प्रेजेंट करने के लिए x को लिखा था, साइन का फंक्शन माना था, और यहाँ पे त्रिविमीय निर्देशांकों में x की जगह r वेक्टर स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। वहां पे अपन ने साइन x t था, यहाँ पे वो वन डायमेंशन था, यहाँ पे थ्री डायमेंशन में अपन को निकालना है कि x की जगह r वेक्टर यहाँ पे पुट करना है। पूरे के पूरे इक्वेशन में x की जगह r रख करके अपने को चलना है। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसा ही बना सकते हैं।
ओके, अब क्या किया था अपन ने, सराउंडिंग समीकरण की 4 रूपांतरण समीकरण अपन ने किए थे, उसी से मैं ले रहा हूं सराउंडिंग समीकरण की रूपांतरण समीकरणों से इक्वेशन आई थी कि साइन आर वेक्टर कोमा टी इक्वल्स टू ए कांस्टेंट था, समानुपाती था, वहां पे समानुपाती नियतांक को हटाकर के ए लेते हैं और ए इक्वल्स टू साइन आर वेक्टर कोमा टी इक्वल्स टू ए ई की पावर आइटा के आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। यह इक्वेशन कहां से आई है, यह इक्वेशन सराउंडिंग समीकरण के रूपांतरण समीकरण से इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। अरे रूपांतरण समीकरण अपन ने सराउंडिंग समीकरण के 4 रूपांतरण समीकरण निकाले थे, एक निकाला था कोस के में टर्म में, एक निकाला था साई के टर्म में, एक निकाला था e की पावर आइटा के टर्म में और एक निकाला था e की पावर माइनस के आइटा। कोस और साइन की सहायता से अपन इस समीकरण को सोल्व करना असंभव था, तो इसी को संभव बना सोल्व करने के लिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे सिद्ध हुआ था। यह इस इक्वेशन की सहायता से अपन सराउंडिंग समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं। तो वह सराउंडिंग समीकरण के रूपांतरण समीकरण से अपन लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, मैंने सराउंडिंग समीकरण के रूपांतरण समीकरण से लिखा है। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा फंक्शन की निकालनी है। इस गामा की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमें डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पता होगी और डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू पता होगी। इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर अपन गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो वैल्यू आती है उसको अलग इक्वेशन ले लेते हैं और उन्हें इक्वेशन नंबर 2 का 2 बार स्थिति के सापेक्ष इसका जब अवकलन करते हैं, जो अवकलन करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उन वैल्यू को जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाता है, जिससे अपने को गामा की वैल्यू प्राप्त होती है। देखते हैं, मैंने कहा कि सबसे पहले अपन को इक्वेशन नंबर 2 में उससे ले रहा हूं मैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखते हैं डेल्टा साइन अपॉन ये आर साइन के फंक्शन है आर वेक्टर और टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आप चाहे तो लास्ट में भी ले सकते हैं, आप साइन भी लिख सकते हैं, लिख दूंगा मैं आगे वाले क्वेश्चन में लिख दूंगा। ठीक है, आर और टी को भी ना लेकर के लास्ट में भी लिख सकते हैं। डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा माइनस का ओमेगा। मैंने माइनस का आइटा ओमेगा पहले आ जाएगा, ए कांस्टेंट एज इट इज है और e की पावर आइटा के आर वेक्टर तो आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी एज इट इज हो जाएगा। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। एक बार करवा रहा है इक्वेशन नंबर 1 में टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जो अपन ने कर लिया। अब क्या करना है, स्थिति सदिश आर वेक्टर के सापेक्ष समीकरण 2 से अपन अवकलन करेंगे। तो देखते हैं आर के सापेक्ष अवकलन करने पर देख आर के सापेक्ष कर रहा हूं डेल्टा साइन
आर वेक्टर कोमा टी इक्वल्स टू, ये हो गया डेल्टा आर, राइट, इक्वल टू, यहां पे इसकी बारी आती है, आर वाई टर्म्स है, आइटा के पहले आ गया मल्टीपल में ए एज इट इज, ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी, ठीक है, एक बार इसका कर दिया, लेकिन निकालना क्या है, दो बार होना चाहिए। पुनः समीकरण 4 का अवकलन करने पर अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर साइन आर वेक्टर कोमा टी अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका करते हैं, आयटा के अपने पास पहले से है ये वाला एज इट इज रख दिया, बारी आती है इसकी, इससे आयटा के निकल के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, e की पावर आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी, राइट। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, देखो यहां पे इक्वेशन नंबर 4 का पुनः अवकलन किया तो ये वाला इक्वेशन अपने को प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन के बाद में इसको जो मल्टीप्लाई करके लिखता हूं इन दोनों को, और आप लोग यह भी जानते हैं कि आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साइन आर वेक्टर कोमा टी इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर इक्वल टू आइटा और आइटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगी, और यह वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर, ठीक है। आगे वाला फंक्शन एज इट इज ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी, राइट, इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर नाम दिया 5, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू अपने निकाली, ठीक है। हमको डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पता है इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं, क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा की वैल्यू निकालनी है। तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर रहा हूं, मैं वैल्यू लिख सकता हूं माइनस का आइटा ओमेगा ए भी तो चल रहा है इसके साथ में, ए तो नहीं लिखा पढ़ने, यहां पे मैंने यहां लिख देता हूं ए, यहां भी लिख लो आप ए, और ये आ गया माइनस का, ठीक है। ए भी चल रहा है ना इस इक्वेशन में, तो ए भी लिखना, ठीक है। थर्ड को आइटा ओमेगा ए
ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू में गामा इक्वेशन में दे रखा है गामा एज इट इज, इसकी वैल्यू पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू है माइनस का चिन्ह एज इट इज, माइनस का चिन्ह आप ऐसा लिख सकते हो उसको, इस माइनस को मैं पहले लिख देता हूं, ये लो गामा एज इट इज ए के स्क्वायर ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी, यही है। यहां से इक्वेशन से ये माइनस का चिन्ह है, इस माइनस को चिन्ह को यहां से इधर से कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ई की पावर आइटा वाली टर्म से ई की पावर आइटा वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा तो इससे बचेगा आइटा ओमेगा इक्वल टू गामा के स्क्वायर, यही बचेगा। यहां से आइटा ओमेगा बच गया ये वाले टर्म्स, यहां से गामा बच गया और के स्क्वायर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा की निकालनी है। गामा इक्वल टू हो जाएगा आइटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, ओके। लेकिन हमने कहा था कि जो गामा की जो वैल्यू होती है वो एच कट और एम के ऊपर निर्भर करती है। गामा की वैल्यू एच कट और एम के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन गामा इक्वल्स टू आइटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर है। यहाँ पे ना तो इस इक्वेशन में एच कट दिख रहा है और ना ही एम दिख रहा है, अतः तो इसकी गामा की वैल्यू तो डिपेंड करती है एच कट और एम के, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आनी चाहिए इस इक्वेशन में, एच कट और एम आना चाहिए। एच कट और एम पे डिपेंड करवाने के लिए इस इक्वेशन को ऊपर नीचे एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एच कट स्क्वायर से ऊपर व नीचे गुणा करते हैं। तो देखो एच कट स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, ये गुणा किया तो गामा इक्वल्स टू आइटा ओमेगा एज इट इज, एच कट स्क्वायर से ऊपर गुणा किया और के स्क्वायर एज इट इज और एच कट स्क्वायर से ऊपर गुणा किया, ठीक है। गुणा करने के बाद में यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला और संवेग का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। वो कैसे, हमने बताया था कि एनर्जी के रूप में होता है एच का ओमेगा और संवेग मोमेंटम के रूप में होता है एच का के। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में ही बता दिए थे और ये फॉर्मूले आगे तक काम आएंगे आपके, ठीक है। तो देखो क्या ये वाला एच कट ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा एच कट स्क्वायर है, यहाँ पे एच कट स्क्वायर को क्या दो पार्टों में तोड़ सकता हूँ क्या, एच कट डॉट एच कट में लिख सकता हूँ। देखो गामा इक्वल्स टू इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा एच कट ओमेगा डॉट एच कट लिख सकता हूँ इस एच कट स्क्वायर को अपॉन के एच कट को क्या ऊपर होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब देखो एच कट ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ और के एच कट की जगह या एच कट के की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। तो वैल्यू पुट करता हूँ आइटा एच इट इज एच कट ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करते हैं ई, एनर्जी का फॉर्मूला क्वांटम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ई, ठीक है ना, और पी करता है क्वांटम संवेग को, ठीक है। तो देखो क्वांटम ऊर्जा एच कट ओमेगा की जगह मैंने लिखा ई
डॉट एच कट एज इट इज, ऐसे की ऐसे, अपॉन यहाँ पे एच कट के एच कट की जगह यह क्वांटम संवेग को प्रदर्शित करता है, जिसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर। ओके, इसको कहा इक्वेशन नंबर 6। ओके, इक्वेशन नंबर 6 में जो क्वांटम ऊर्जा होती है, क्वांटम एनर्जी होती है, यह क्वांटम एनर्जी किसका फंक्शन होती है? इसमें जब संबंध होता है कि ऊर्जा और संवेग के संबंध के अनुसार ऊर्जा निम्न प्रकार से भी लिखी जा सकती है, या मैं कहूं कि ऊर्जा और संवेग के संबंध में, ऊर्जा और संवेग के मध्य एक संबंध होता है, और वो संबंध को अपन लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। वो कैसे? ऊर्जा व संवेग रिलेशन से, ऊर्जा व संवेग के मध्य जो संबंध होता है वो होता है E इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, यह p स्क्वायर अपॉन 2m गतिज ऊर्जा को भी प्रदर्शित करता है, जो आगे जाकर जो काइनेटिक एनर्जी को मैं p स्क्वायर अपॉन 2m लिखूंगा और होती है। ठीक है, तो ऊर्जा व संवेग के मध्य जो रिलेशन होता है वो होता है p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो इक्वेशन नंबर 6 में e की जगह p स्क्वायर अपॉन 2m पुट करेंगे तो गामा इक्वल्स टू आएगा आइटा एज इट इज, e की जगह मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर अपॉन 2m, एच कट एज इट इज है, और p स्क्वायर पहले से यहां पे दे रखा है। p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, फाइनली जो रिजल्ट आया वो आया आइटा एच कट अपॉन क्या आया, 2m आया। गामा की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? गामा इक्वल्स टू होता है आइटा एच कट अपॉन 2m होता है। ये गामा की वैल्यू आती है, और इसको कहा अपन ने 7। क्या इक्वेशन नंबर 7 में एच कट और m दोनों चीज आ रही है, और गामा एच कट और m के ऊपर ही निर्भर करता है, जो कि इक्वेशन नंबर 7 में हमको दिखाई दे रही है। अतः ये गामा की क्या है, फाइनल वैल्यू होती है। जहां भी आपको गामा दिख रहा है इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहां पे अपन लिख सकते हैं आइटा एच कट अपॉन 2m लिखा जा सकता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, आइटा एच कट अपॉन 2m की गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अरे साइन लिख रहा हूं तो समझ जाना कि साइन के फंक्शन में क्या है, आर वेक्टर कोमा टी है। ठीक है, इक्वल टू आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, मैं स्टार्टिंग में यही लिख दूं क्या, आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि साइन आर वेक्टर कोमा टी को आप फंक्शन मानते हैं, साइन का फंक्शन भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप चाहो तो साथ में लेके चल सकते हो या लास्ट में लेके देख सकते हो, जो भी। अरे शॉर्ट बनाने के लिए भाई साइन आर कोमा टी को मैं आर कोमा टी को ना लिख करके साइन भी लिख सकता हूँ, और साइन को फिर साइन की जगह से लास्ट में आएगा, उसकी जगह आर कोमा टी लिख सकता हूँ। एक ही फंक्शन है। आपको पता है कि इस इक्वेशन में साइन की फंक्शन क्या है, आर और टी लेके चल रहा हूँ, तो बस वही है। ठीक है, ओके, साइन डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, गामा की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं आइटा एच कट अपॉन 2m, और डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। जब यह हो जाता है तो इस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं कि आइटा एच, या तो नई इक्वेशन नाम दे दो या नया नाम ना दे करके
इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमने कहा था कि डेल्टा आर स्क्वायर ये स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है, आर स्थिति को सदिश को प्रदर्शित करता है और स्थिति सदिश एक्स वाई और जेड डायरेक्शन तीनों में होती है। तो इस आर स्क्वायर की जगह अपन इसको लिखा जा सकता है और आगे सोल्व किया जा सकता है डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आईटा एच कट अपॉन होता है 2m गामा की जगह और डेल्टा इस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। और ये फंक्शन किसका है, ये साइन का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लगा देता हूँ, अरे दिख तो रहा है ना आपको एक चीजें, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, यह जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, ये स्थिति सदिश और स्थिति सदिश एक्स वाई जेड की फॉर्म में और एक चीज और होती है कि जब डेल अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड होता है, यह एक लाप्लास संकारक को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, लाप्लास ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जिस जहां पर भी इन तीनों एक्स वाई जेड हमें ऐसा लिख सकते। अब जब इस इक्वेशन पूरी के ऊपर इक्वेशन है तो इसको अपन स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो इसके ऊपर में फाइनली क्या आ जाता है, डेल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ओके, तो क्या इस इक्वेशन में डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर की जगह मैं डेल्टा स्क्वायर लिख सकता हूं। यह इक्वेशन लिखता हूं तो क्या आता है, डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आईटा एच का अपॉन 2m एज इट इज और डेल्टा स्क्वायर इसकी जगह, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा स्क्वायर और साइन फंक्शन एज इट इज को दे रखा है। ये सब करने के बाद में यह जो ऑपरेटर होता है वो लाप्लास ऑपरेटर मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, इसको आप चाहो तो नाम दे लो, इस इक्वेशन को आप कह लो इक्वेशन नंबर 7 तो दे रखा है, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 को दोनों तरफ आईटा एच कट से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इक्वेशन आती है वही इक्वेशन त्रिविमीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। तो इक्वेशन नंबर 8 को आईटा एच कट से गुणा करने पर देखते हैं, इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वाली जब LHS पार्ट को मल्टीप्लाई करूं तो आएगा एच कट डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी, ओके। आगे आया आएगा एच कट मल्टीप्लाई करता हूं आएगा एच कट से, अरे एक आएगा एच के ये तो ये रहा, एक और से मल्टीप्लाई करूंगा तो डबल हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, जब यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो आप लोग इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आईटा एच कट डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखो आईटा एच कट मल्टीप्लाई आईटा एच कट से आईटा डॉट आईटा आईटा स्क्वायर हो जाएगा और जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने लगाया माइनस। एच कट डॉट एच कट होगा तो क्या हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर हो जाएगा 2m एज इट इज नीचे आ रहा है
और डेल्टा स्क्वायर साइन एच टी चल रहा है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस साइन की जगह फंक्शन में आप क्या लिख सकते हो, साइन आर और टी लिखा जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के बताया था। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज का, और ना भी लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 9। और इक्वेशन नंबर 9 त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। इक्वेशन नंबर 9 क्या कहलाती है, त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। राइट, इक्वेशन नंबर 9 श्रोडिंगर समीकरण होती है, जो कि आइटा h कट डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा t इक्वल टू माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साइन होती। अब इसी इक्वेशन से अपने पास निकल के आती है कि काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इसी इक्वेशन से अपन आगे आएगा काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और एक इक्वेशन होती है काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह भी अपने को देखनी है। देखते हैं इक्वेशन नंबर 9 के आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि जब यहां से मिटा देता हूं मैं ये वाला, ठीक है, ओके। इक्वेशन नंबर 9 याद रखना, कहां तक, त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण निकालने तक, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक था बलों का समावेश होता है इसमें, ठीक है ना, इसी में चल रहा है, ठीक है, ओके। अभी काम तो आया वैसे, चलो आवश्यकता अनुसार निकाल लेते हैं। देखो ये इक्वेशन करने के बाद में माना किसी कण पर F बल कार्य कर रहा हो, ठीक है। माना जब कोई कण होता है और किसी कण पर जब F बल लगाया जाता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा V हो जाती है। माना जब किसी कण पर F बल अध्यारोपित या आरोपित किया जाता है, तो उस कण की जो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, V हो जाती है। और संरक्षी बलों के अंतर्गत जो स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संरक्षी बलों के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा को V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्रवणता को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन के लिखूंगा मैं यहाँ पे। आगे टॉपिक चलता है कि माना किसी कण पर F बल कार्य कर रहा है। माना किसी कण पर F बल कार्य कर रहा है और जिसकी स्थितिज ऊर्जा V हो, तो V हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना किसी कण पर F बल कार्य कर रहा हो और जिसकी स्थितिज ऊर्जा V हो, तो संरक्षी बलों के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा
ऋणात्मक, ये अच्छा है, ये पॉइंट है, ऋणात्मक प्रवणता को व्यक्त करती है। तो इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ क्या माना है अपन ने, यहाँ पे फंक्शन मान रहे हैं एफ आर कोमा टी लेके चल रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू ऋणात्मक प्रवणता को प्रदर्शित करती है इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन के बाद में वो हो कैमरा थोड़े कैमरे में हिल गया है, मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एफ वेक्टर आर कोमा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी आर वेक्टर कोमा टी होता है। इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल व स्थितिज ऊर्जा के संबंध से, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 10। इस इक्वेशन को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि बल व स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध से यह दोनों में संबंध होता है, ठीक है। F वेक्टर इक्वल्स टू r कोमा t इक्वल टू माइनस का डेल्टा v r कोमा t। लेकिन बलों के समावेश के लिए कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बलों के लिए जो कुल ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा इक्वल टू होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन कैपिटल ई से, और इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है p²/2m, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। और जो स्थितिज ऊर्जा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इससे v से, और इसका फंक्शन क्या होता है r, t इसका फंक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ अपन साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने 11। इक्वेशन नंबर 11 को मल्टीप्लाई बाय साइन, इक्वेशन नंबर 11 मल्टीप्लाई बाय साइन से, और साइन के साथ में क्या चल रहा है r कोमा t, अरे r स्थिति सदिश चल रहा है, t टाइम चल रहा है, ठीक है। साइन यहाँ पे स्थिति और समय का फंक्शन है, जहाँ पे साइन लिख रहा हूँ वहां पे समझ जाना स्थिति और समय का फंक्शन है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इक्वेशन हो जाएगा e साइन इक्वल्स टू p²/2m साइन प्लस v r वेक्टर कोमा t, चाहे वेक्टर लगा लो, सदिश से लेके चल रहे हैं तो सदिश पे वेक्टर आता है, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी सदिश आता है उस पे वेक्टर आता है, अगर उस तभी तो सदिश बनता है, ये पहचान होती है, पहचान कर होती है सदिश राशि की, वेक्टर होता है वो सदिश राशि होती है, ठीक है। v r वेक्टर कोमा t और मल्टीप्लाई क्या आया साइन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस इक्वेशन के बाद में जो इस इक्वेशन से अपन कह सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यह स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा और संवेग का फलन नहीं होती है, या अपन कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा और संवेग के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जब इन दोनों राशियों के ऊपर निर्भर नहीं करती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एज ए 0 हो जाती है।
तो इसके लिए निर्भर नहीं होती है, तो इसमें दो एक अवकल ऑपरेटर काम में लेते हैं, दो अवकल संकारक काम में लेते हैं। एक अवकल संकारक काम में लेते हैं अपन ऊर्जा का, और दूसरा अवकल संकारक अपन काम में लेते हैं संवेग का। तो इन दो अवकल संकारकों का उपयोग करेंगे। जो ऊर्जा का जो अवकल संकारक होता है वो होता है आइटा h कट डेल्टा अपॉन डेल्टा t की फॉर्म में होता है, और जो संवेग का जो संकारक होता है वो संकारक होता है, संवेग का संकारक होता है माइनस का आइटा h कटा डेल के रूप में। जो डेल आता है वो मैंने बताया कि तीन स्थिति में होता है x y z में, जिसको अपन लाप्लास ऑपरेटर मैंने वहां पे नाम दिया था, जो कि डेल अपॉन डेल x ये वाला, डेल अपॉन डेल x ये वाला, डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z इक्वल्स टू डेल डेल, जो कि लाप्लास ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मैंने ये बता दिया आपको कि जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा होती है वो ऊर्जा और संवेग के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, जब इन दोनों के ऊपर वह निर्भर नहीं करती है तो मैं दो अवकल संकारकों का उपयोग करता हूं, अवकल संकारक का उपयोग करने पर एनर्जी के रूप में जो ऑपरेटर होता है वो होता है आइटा h कट डेल्टा अपॉन डेल्टा t, राइट। और जो मोमेंटम के रूप में जो ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस का आइटा h कट, और क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ऑपरेटर्स का उपयोग अब अपन करते हैं इक्वेशन नंबर, इसको दे लो आप लोग 12। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 12 में इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, श्री श्याम एजुकेशन ऑफ ग्रुप चंदवा जी है, इसकी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस अगर उनको लेकर के अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं तो आप लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्लासेस आपकी क्लास में नहीं होंगे दोबारा। ठीक है, तो जितना आपको यहाँ पे करवाया जाता है उसको आप अच्छे से करिए। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इस शिक्षा समिति में आपका एक अलग से ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो में अवकल ऑपरेटर है यहाँ पे एनर्जी की और मोमेंटम की, इन दोनों ऑपरेटर्स का उपयोग करूंगा इक्वेशन नंबर 12 में। इक्वेशन नंबर 12 है ये वाला, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टी की जगह आइटा h का एज इट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा t, यहाँ पे साइन ऑलरेडी से चल रहा है, ये लिखा मैंने साइन। ओके, इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इक्वल टू एज इट इज ये रहा p स्क्वायर साइन अपॉन 2m, यही चल रहा है p स्क्वायर साइन, p यहाँ पे मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या करनी है, ये वैल्यू मैंने लिखा माइनस का आइटा h कट डेल का होल स्क्वायर अपॉन 2m साइन एज इट इज, इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लस का निशान एज इट इज v r वेक्टर कोमा t, v r वेक्टर कोमा t और साइन एच। मैंने कुछ नहीं किया, जो अवकल ऑपरेटर है यहाँ पे उनका उपयोग इक्वेशन नंबर 12 में किया, और इक्वेशन नंबर 12 में ये मैंने वैल्यू पुट की, और इस वैल्यू पुट करने के बाद में आगे सॉल्व करते हैं। आइटा एज इट इज आइटा h कट डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा t
इक्वल टू, देखो यहाँ पे अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है, अरे बहुत कंफ्यूजन बन, माइनस आइटा एच कट डेल का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, राइट, अरे माइनस का होल स्क्वायर होगा क्या होता है प्लस, फिर बारी आती है आइटा की, आइटा का स्क्वायर होगा क्या -1, लिख सकता हूं, एच कट की बारी आती है एच कट का स्क्वायर, डेल की बारी आती है डेल का स्क्वायर और 2m एज इट इज हो जाए, राइट, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं अपने पास साइन एज इट इज प्लस v r वेक्टर कोमा t और साइन एज इट इज, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन नंबर 13। इक्वेशन नंबर जो 13 होती है, इस इक्वेशन नंबर 13 को काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन नंबर 13 को काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि साइन इक्वल्स टू होता है साइन आर वेक्टर कोमा टी, यहाँ पे होता है, यहाँ पे साइन लिख रहा है उसकी जगह आप आर वेक्टर कोमा टी भी लिख सकते हैं और यह इक्वेशन होती है वो होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये अच्छी इक्वेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अपन निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसी क्लास में अपन इसके गुण और कर लेते हैं, श्रोडिंगर समीकरण के क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो श्रोडिंगर समीकरण के क्या क्या गुण होने चाहिए वो आप लोग देखो, मैं मौखिक बता रहा हूं आपको। श्रोडिंगर समीकरण जो पहला इसमें जो इसका गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कि श्रोडिंगर समीकरण स्थिति, श्रोडिंगर समीकरण स्थिति व संवेग का फंक्शन होना चाहिए। श्रोडिंगर समीकरण स्थिति व संवेग का फंक्शन होना चाहिए। पहला गुण होता है इसका कि स्थिति व संवेग क्या होना चाहिए, स्थिति व संवेग का फंक्शन होना चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड आता है कि श्रोडिंगर समीकरण प्रथम कोटि का, श्रोडिंगर समीकरण प्रथम कोटि का अवकल समीकरण होना चाहिए। सेकंड जो इसका गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि श्रोडिंगर समीकरण प्रथम कोटि का अवकल समीकरण होना चाहिए। यदि श्रोडिंगर समीकरण से एक फलन या एक हल sin 1 और दूसरा अगर sin 2 हो, यदि श्रोडिंगर इक्वेशन से एक फलन sin 1 और दूसरा sin 2 प्राप्त हो तो उनके अध्यारोपण से एक तरंग फलन प्राप्त होता है और वो होता है साई इक्वल्स टू a1 sin 1 प्लस का a2 sin 2 होता है और उनके अध्यारोपण से एक तरंग फलन साइन प्राप्त होता है और वो होता है a1 sin 1 प्लस का a2 sin 2 होता है। एक इसका लास्ट का और आता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन प्रसामान्यीकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रसामान्यीकृत होना चाहिए, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन प्रसामान्यीकृत होना चाहिए, यानी कि साइन r, t
साइन r, t इक्वल्स टू मोड ऑफ में का होल स्क्वायर dv इक्वल्स टू ये 1 होता है। यह सामान्यीकृत की कंडीशन होता है कि इंटीग्रेशन मॉड्यूल साइन का स्क्वायर dv इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। ये चार इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन की मुख्यतः इसके गुण होते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में अपन निकालेंगे श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन या कह सकते हैं कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।